हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय झंडे को यानी कि तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय गीत है, इनको कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पादपों में अधिकांशतः रोग किससे फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं यानी कि जो पादप होते हैं, इनमें अधिकांशतः जो रोग फैलते हैं वो कवक यानी कि फफूंद की वजह से फैलते हैं। तो कभी कभी आपके सामने फफूंद का ऑप्शन दिया जाता है तो आप उस पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी प्लेटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। दोस्तों, याद रखिएगा कि सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा हीरा है। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकेगॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रीनेलिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि एड्रीनेलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि हमारे अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, इससे ये एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। और ये क्या करता है, ये अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो उस चीज़ से जो हार्मोन निकलता है एड्रीनेलिन हार्मोन, यही हमको पता करवाता है कि हमें डर लग रहा है। यानी कि अगर हम शेर को देखेंगे तो अगर एड्रीनेलिन हार्मोन हमसे हमारे ग्रंथि से नहीं निकलेगा तो हमें डर भी नहीं लगेगा। यानी कि ये हमारे जीवन को बचाने का काम करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम टैगोर जी ने किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? ऑप्शन आपके सामने है तत्वबोधिनी, ऑप्शन बी गीता रहस्य, ऑप्शन सी गीतांजलि या फिर ऑप्शन डी उदंत मार्तंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्वबोधिनी। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको सबसे पहली बार कहाँ पे किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? तो याद रखिएगा कि तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस शीर्षक से प्रकाशित किया था, तो याद रखिएगा भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन, मंडल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य मंडल को रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो याद रखिएगा मध्य मंडल है। और इसका तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुयान किस वायुमंडल परत में उड़ते हैं, तो याद रखिएगा समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है केटी शाह, ऑप्शन बी के.सी. नियोगी, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी या फिर ऑप्शन डी जॉन मेथाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के.सी. नियोगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो के.सी. नियोगी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा जॉन मेथाई थे। अगला क्वेश्चन, काला हीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी कार्बोनेडो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी कार्बोनेडो। दोस्तों, याद रखिएगा कि कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि तरल सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। आपको बताना है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसमें प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन आपके सामने एग मार्क,
ऑप्शन बी इको मार्क, ऑप्शन सी हॉल मार्क या फिर ऑप्शन डी ऑक्टेन नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्टेन नंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु की गुणवत्ता को किससे प्रदर्शित किया जाता है तो याद रखिएगा एगमार्क के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई वस्तु पर्यावरण के प्रति कितना मैत्रीपूर्ण है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है तो याद रखिएगा इको मार्क के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सोने की गुणवत्ता को किससे प्रदर्शित किया जाता है तो याद रखिएगा हॉल मार्क से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी एलिसिन अम्ल या फिर ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एलिसिन अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी थोरियम या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिनम। दोस्तों याद रखिएगा कि प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी अर्निथोलॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑफियोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सांपों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो याद रखिएगा ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वित्त आयोग, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी योजना आयोग या फिर ऑप्शन डी लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजना आयोग। दोस्तों याद रखिएगा कि योजना आयोग या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो अगर आपके सामने योजना आयोग दिया होगा तो आप सुपर कैबिनेट पर टिक करेंगे, और कभी अगर आपके सामने राष्ट्रीय विकास परिषद दिया जाए तब भी आप सुपर कैबिनेट पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, काला पैगोडा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन बी कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर या फिर ऑप्शन डी काशी विश्वनाथ मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है जिसे हम सूर्य मंदिर कहते हैं, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने किया था तो याद रखिएगा नरसिम्हा प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन आपके सामने है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अंगद देव, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव या फिर ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अंगद देव। दोस्तों याद रखिएगा कि गुरु अंगद देव जी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है, यानी कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर की है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जी शंकर कुरूप या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी शंकर कुरूप। दोस्तों याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत थे और इनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी,
ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1985। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा हरिलाल जे कानिया थे। अगला क्वेश्चन, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों याद रखिएगा कि धान की डलिया छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन, अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। दोस्तों याद रखिएगा कि कावेरी नदी को अर्धगंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी सचिवालय या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद। दोस्तों याद रखिएगा कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी पैरामेशियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।